आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज छात्रों की मांग को देखते हुए आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो यूपी में जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए है। बहुत ही छात्रों के फोन आए हैं, बहुत ही छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि सर एसआई के जो मूल विधि है, जो भारतीय संविधान है, उसके बारे में बताइएगा। बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, इसलिए उसे क्लियर कराइएगा। उनकी डिमांड को देखते हुए आज इसके जो मूल संविधान है, मूल विधि है, भारतीय संविधान है, इसके बारे में आज जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सरल बना देते हैं, हलवा बना देते हैं, ताकि सारे के सारे बच्चों का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं सिलेक्शन होगा। क्योंकि पीछे भी 25-30 एसआई हमारे द्वारा बनाए जा सके हैं। इसी तरीके से बताया था, इसी तरीके से आप समझाएंगे, उसी तरीके से बताएंगे। एक एक टॉपिक को इतनी गहराई से बताएंगे, इतनी सरल रूप में बताएंगे, इतने सरल भाषा में समझाएंगे कि एक भी प्रश्न आपका एसआई में छूटने वाला नहीं है भारतीय मूल विधि से। आइए इसे जानने से पहले पहले इसके सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। जो यूपी एसआई का सिलेबस है, उसमें आपको जानकारी होगी कि जो सामान्य हिंदी है वो 40 नंबर, 40 प्रश्न आएंगे, अंकों की संख्या 100 होगी। ये आपको सबको जानकारी हो। जो संविधान है, जिसमें मूल विधि भी शामिल है, उसके प्रश्न भी 40 आएंगे, अंकों की संख्या 100 होगी। और आपका जो गणित है, उसमें भी 40 प्रश्न आएंगे, अंकों की संख्या 100 होगी। और आपका एक रीजनिंग है, जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, उसमें भी प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अंकों की संख्या 100 होगी। ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो दिक्कत है, संविधान में एक मूल विधि है, आज उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए जो भारतीय संविधान के टॉपिक हैं, उस पर जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके सिलेबस को देख लेते हैं। पहला है भारतीय दंड विधान या दंड संहिता। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता। तीसरा है यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण से विधिक प्रावधान और बच्चों के संरक्षण से विधिक प्रावधान, अनुसूचित जाति के संरक्षण से प्रावधान। ये है। और क्या पढ़ना है? और आपको पढ़ना है आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध पढ़ना है, जनहित याचिका पढ़नी है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय पढ़ने हैं, भूमि सुधार पढ़नी है, भूमि अधिग्रहण पढ़ना है, भूमि राजस्व पढ़ना है, इनसे संबंधित कानूनों को पढ़ना है। एक इसमें टॉपिक छूट रहा है, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, वो संभवतः इसमें नहीं है। आइए, ये मूल विधि का है। भारतीय संविधान में क्या क्या आएगा? संविधान के उद्देश्य और पृष्ठभूमि आएंगी, अनुसूची आएंगी जो 12 हैं, मौलिक अधिकार आएंगे, नीति निर्देशक तत्व आएंगे, मूल कर्तव्य जो 11 हैं, संसदीय व्यवस्था है, कानून बनाने का अधिकार है और आपका राष्ट्रपति से संबंधित। आगे देखिए, आगे है केंद्रीय प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार से संबंधित प्रश्न आएंगे, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी, स्थानीय शासन आएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध आएंगे, जो 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन है, संवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, कौन से सूची में कौन से विषय हैं, उससे संबंधित प्रश्न इसके मध्य आएंगे। सारे बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे, बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आपको कहीं भी कोई बताने वाला इस तरीके से नहीं मिलेगा। अजीब तरीका होगा और प्रश्न की संख्या फंसने वाली अधिक होगी। अखिल भारतीय सेवाएं जो 312 आर्टिकल है, उसके तहत प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना सा आपका ये सिलेबस है भारतीय संविधान और मूल विधि का, जो 40 प्रश्न आएंगे। आज हम इसको देखते हुए, जो मैंने आपको बताया भारतीय दंड संहिता, उससे संबंधित आज हम प्रारंभ करते हैं।
ये इससे प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में आज बताते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये है भारतीय दंड संहिता 1860। क्या है इसके बारे में देखो। भारतीय जो दंड संहिता है उसमें अपराधों का विवरण है। वो अपराध क्या है इससे संबंधित बातें हैं। तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 को जानने के लिए अपराध को जानते हैं कि अपराध है क्या। अपराध एक ऐसा कर्म है या ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध हो, यानी कानून द्वारा निषेध हो, कानून द्वारा मना कर दिया गया हो, उसे कानून द्वारा ललकार दिया गया हो, और जो समाज के नैतिक भावों के विपरीत हो, यानी एकदम से प्रतिकूल हो, उल्टा हो, ये है अपराध। और ये जेम्स स्टीफन के अनुसार है। आगे देखते हैं। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ के अनुसार ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक कैनी की पुस्तक है। कैनी, इन कैनी ने क्या बताया है कि अपराध एक ऐसा दोष है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल सम्राट द्वारा क्षमा किया जा सकता है, जैसे अपने भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान करने की शक्ति है। ये आपको समझना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। इसलिए ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि जेम्स जो स्टीफन है उसके अनुसार क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध तथा समाज के नैतिक जो मनोभाव है उसके उल्टा है, उसके प्रतिकूल है, उसके विपरीत है, या दोनों होता है। कैनी ने जो बताया है इसमें वो यही बताया है कि अपराध एक ऐसा दोष है जो किसी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं है, बल्कि विशेष जो केवल सम्राट द्वारा ही उसको क्षमा किया जा सकता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति है, आर्टिकल 72। आइए आगे देखते हैं। अब इससे जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व, अपराध के वो तत्व कौन से हैं। इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना आपके एसआई में ज्यादा है। इसे आप गौर से समझिए कि अपराध के तत्व पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से अपराध के कौन से तत्व हैं या कौन से तत्व नहीं है। तो आपको बताना है मानव अपराध का तत्व है, दुराश्रय अपराध का तत्व है। दुराश्रय का मतलब होता है जो आपराधिक मन की स्थिति, जो आपराधिक मन की स्थिति है, या उसे दुराश्रय भी कहते हैं। अगला है आपराधिक कृत्य, और चौथा है वे अपराध जो मानव एवं समाज के लिए हानिकारक हो, या समाज को क्षति पहुंचाते हो, या मानव को क्षति पहुंचाते हो। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 4 आवश्यक तत्व हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। आइए आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले ये भादा साहब, मैंने भारतीय दंड संहिता लिखा है ये कि धाराबंध, इस धाराबंध में क्या है ये क्लियर करते हैं। क्योंकि इसमें जो जितनी धाराएं हैं, 400-500 धारा के आसपास धाराएं हैं, उनमें से जो मुख्य धाराएं, जो परीक्षा से संबंधित धाराएं, उनके बारे में ही जिक्र करेंगे, जो बार बार परीक्षा में आई हैं। मैंने ये अध्ययन करके ही धाराएं लिखी हैं। पीछे विगत वर्षों में जितने भी एसआई के पेपर हुए हैं, उन सब में जो बार बार धाराएं आई हैं, उन्हीं धाराओं को समाहित किया गया है। और बाकी आने वाले समय में भी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो वही धारा आपको शामिल करूंगा जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति संभावित है। आइए देखते हैं धारा वन में क्या बताया गया है। धारा वन में जो बताया गया है आपका, वो जो संहिता होती है, ये संहिता, संहिता के जो नाम है और उसके लागू करने की विस्तार के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में क्या है, तो संहिता के नाम है और उसके लागू करने के विस्तार से संबंधित कानून है। आगे धारा 2 में क्या है। धारा 2 में जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, यानी भारत के राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जा सकता है। ये धारा 2 में है। कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य के अंदर ही अपराध करेगा
उसी को दंडित किया जाएगा, वो धारा 2 के अंतर्गत। हाँ, एक बात और ध्यान यहाँ देने की है कि अगर पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया, तो ये आप नोट कर लीजिए 1 जनवरी 1862 को। ये प्रश्न कई बार एसआई के एग्जाम में आया है। अब है धारा 4 क्या है। धारा 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझने की बात यह, धारा 4 में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान, ये आपको ध्यान रखना, पोत के माने या विमान, विमान पर चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा यदि अपराध किया गया तो वह संहिता उस पर लागू होगी। ये है धारा 4। यानी किसी विमान पर किसी भारतीय नागरिक द्वारा पंजित विमान पर अगर अपराध व्यक्ति ने कर दिया है तो वो दंड संहिता के अंतर्गत उस पर लागू होगी और वो धारा 4 के अंतर्गत होगा। आगे देखिए धारा 10 क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझ लीजिए। हर बात को मैं लिख नहीं सकता, आपको सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पैट के एग्जाम अभी हुआ था, उस पैट के एग्जाम में मैंने मैपिंग कराई थी, करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें 14 प्रश्न सीधे सीधे मैपिंग से पूछे गए और 50 प्रश्न उसमें वो पूछे गए जो मैंने इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें समझाया था। इसलिए आपको समझना ज्यादा है, क्योंकि कम समय में आपका पूरा मूल विधि को क्लियर कराना है। 15-20 दिन में सारा मूल विधि क्लियर करा दूंगा, मोटी मोटी बातें और उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करा देंगे। आइए धारा 10 के बारे में पूछते हैं, समझते हैं। इसमें पुरुष, जो पुरुष होते हैं और जो स्त्री होती है, इसके बारे में बताया गया। पुरुष शब्द जो है वो किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, चाहे वो आयु 10 साल का हो, 11 साल का हो, 20 साल का हो, 80 साल का हो, केवल वो पुरुष हो। चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का हो या उससे ऊपर हो, उसे हम पुरुष कहेंगे। और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। कहने का मतलब भारतीय दंड संहिता में पुरुष और स्त्री से संबंधित विधि है, कानून है, और वो चाहे किसी भी आयु की, चाहे 100 वर्ष की हो, चाहे 2 वर्ष की हो। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यही बात ज्यादा पूछी जाएगी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में किसका उल्लेख किया गया है। आपको बताना है पुरुष और स्त्री की आयु से संबंधित या आयु से संबंधित जिक्र किया गया है। आगे है धारा 24 में किसका उल्लेख है। धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, बेईमानी, बेईमानी की परिभाषा क्या है ये भी समझ लें। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, जो भी व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष कारित करे, कहने का मतलब है कि व्यक्ति को सदोष यानी दोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। ये है बेईमानी की परिभाषा। समझने की बात है, बहुत अच्छे से समझें। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे तो वो बेईमानी है। ये आपको ध्यान रखना। धारा 25 क्या है। धारा 25 में कपटपूर्ण व्यवहार को दर्शाया गया। कपटपूर्ण, और कपटपूर्ण व्यवहार क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो ये कहा जाएगा कि वह कपटपूर्ण क्रिया है, कपटपूर्ण कार्य है। ये इसके अंतर्गत दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है धारा 34, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार बने हैं, तो इसके भी कुछ तत्व हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको अपराध के तत्व बताए कि अपराध में मानव आता है, मानव का दुराश्रय आता है, उसके आपराधिक कृत्य आते हैं, और वो कृत्य जो मानव और समाज को क्षति पहुंचाए वो अपराध है। इसी तरीके से धारा 34 के अंतर्गत भी आता है। इसमें एक आपराधिक कृत्य होता है, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो, ये होता है। और तीसरा होता है जब कोई अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, एक ये होता है। इस तरीके से ये तत्व है इसके 3, एक आपराधिक तत्व है, एक अपराधी व्यक्ति के द्वारा किया गया तत्व है, एक कोई भी कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध है। ये आता है धारा
34 के अंतर्गत। अब धारा 34 के अंतर्गत प्रमुख वाद है जो कई बार पूछा जाता है कि धारा 34 के अंदर कौन कौन से वाद हैं या कौन कौन से वाद नहीं है, मिलाने के लिए पूछा जाता है। तो आपको बताना है महबूब शाह बनाम इम्परर, दूसरा है बारिंदर कुमार घोष बनाम इम्परर, श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य। इस तरीके से आपका पूछा जाए। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मैंने रिवीजन करा देता हूं आपको कि मैंने शुरू में आपको बताया इसी तरीके से पढ़ना है कि आपको मैंने बताया था कि अपराध क्या है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध हो या समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल हो, विपरीत हो, उल्टा हो या दोनों हो, तो वो अपराध है। और ये किसके अनुसार बताया? मैंने अभी बताया था आपको पीछे, जेम्स स्टीफेंस के अनुसार ये है। और मैं क्लियर करा देता हूं, उसके बाद में मैंने बताया आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ के अनुसार, ये किताब है, कहनी की किताब है, इसमें बताया गया है कि अपराध एक ऐसा दोष है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि वह क्षमा किया जा सकता है तो केवल सम्राट के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसे समाधान की शक्ति प्राप्त है, ये मैंने बताया। और अब मैंने उसके बाद में आपको बताया था कि अपराध के कौन कौन से तत्व हैं। मैंने 4 तत्व आपको बताए थे। नंबर 1 मानव बताया था, नंबर 2 दुराश्य बताया था, नंबर 3 आपराधिक कृत्य बताया था, नंबर 4 मानव तथा समाज को क्षति पहुंचाने वाले कृत्य बताए थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि धारा 1 में क्या है। मैंने आपको बताया संहिता के नाम है और उसे लागू करने के विस्तार से संबंधित धारा है। फिर मैंने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता जो है वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई, ये भी मैंने बताया। धारा 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया जो व्यक्ति भारत के राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह धारा 2 के द्वारा दंडित होता है। फिर मैंने आपको धारा 4 बताई, वो मैंने आपको बताया कि पोत या विवान से संबंधित है और किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो उस पर धारा 4 लागू होती है। धारा 10 मैंने पुरुष और स्त्री से संबंधित आपको बताया। धारा 24 मैंने बेईमानी से संबंधित बताया। धारा 34 मैंने उसके तत्व बताए, जो 3 तत्व हैं जो अभी आपके सामने मैंने आपको बताया। इस तरीके से हाँ साथियों, एक ध्यान और रखना है कि धारा 1 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लागू हुआ, मतलब जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है धारा 1। पहले संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर का छोड़कर थी, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन कराना है। जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, कोचिंग से दूर हैं, पैसे के अभाव में हैं, उन सारे बच्चों पर मेरा विश्वास है कि वो जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ें और आसानी से सिलेक्शन लें। मैं इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन भी सलाह दे सकता हूं। मेरा नंबर है 90 84 76 84 11। यदि पढ़ाई से संबंधित या आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, उससे संबंधित कोई जानकारी है तो मुझसे आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से संबंधित ही मुझसे फोन पर बात करेंगे, बाकी बात आप नहीं करेंगे। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।